प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप सभी का प्रभातम के YouTube चैनल पर सभी का स्वागत। अपने कोचिंग संस्थान में शिक्षण अभिरुचि की सभी क्लासें, ऑफलाइन क्लासें संपन्न हो चुकी है। अब अपन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे ताकि अपने शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जितने एग्जाम जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम अपन क्या कर सकें, हल कर सके। इस प्रकार का कार्य करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, छात्रों के अधिकारिता अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? अधिकारिता अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो जैसे अधिगम हेतु समय, अनुदेशन की गुणवत्ता, छात्रों के लिए लेखन की गति, विशिष्ट प्रकार के अधिगम के प्रति अभिक्षमता। ये अपने जो ऑप्शन होगा ये सही होगा। अगले प्रश्न के लिए सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। सर आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप चिंता न कीजिए, बहुत अच्छा हूँ, पढ़ते रहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने वाला वैकल्पिक चर कौन सा है? विद्यार्थियों में किसको बढ़ाना है? अधिगम बढ़ाने वाला वैकल्पिक चर कौन सा है? बुद्धि है, वातावरण है, शिक्षण की गुणवत्ता है और समय है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा? शिक्षण की गुणवत्ता होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, आगे से आगे शेयर कीजिए और ताकि अधिक स्टूडेंट जुड़ सके और इन प्रश्नों का लाभ मिल सके। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न अपना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पुनर्बलन छात्रों के अधिगम पर धनात्मक प्रभाव डालता है। पुनर्बलन छात्रों के अधिगम यानी अधिगम प्रक्रिया के दौरान पुनर्बलन छात्रों के अधिगम स्तर पर क्या धनात्मक प्रभाव डालता है? हमेशा डालता है, कभी कभी डालता है, कह नहीं सकते, या अधिकांशतः डालता है। तो इसका उत्तर सही होगा अपने, क्या सही होगा अपने, अधिगम अपने सही होगा, उत्तर सही होगा अधिकांशतः। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करना चाहिए? टीचर जितनी भी सहायक सामग्रियों का, सर्वे, दर्शवे, अन्य जितनी भी सामग्रियों का प्रयोग करता है, क्यों करता है, क्यों करना चाहिए? शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु, दृश्य अनुभव प्रदान करने हेतु, शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु, या अपने शिक्षक अध्यापक का कार्यभार कम करने हेतु? तो इसके लिए अपना उत्तर होगा शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु। बराबर। आगे अगला प्रश्न, ज्यादा से ज्यादा क्लास शेयर करें और प्रभातम क्लासेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी लिखें। हमारी प्रजातांत्रिक संवैधानिक संरचना के अनुरूप कौन सा शिक्षण उपागम सर्वोत्तम है? अध्यापक केंद्रित होना चाहिए, सहभागिता केंद्रित होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, या क्रिया केंद्रित होना चाहिए? यहाँ प्रजातांत्रिक संवैधानिक संरचना की बात कर रहा है तो सहभागिता केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बालकों? सहभागिता केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, चलो, यदि एक छात्र आपकी कक्षा का अनुशासन भंग कर रहा है, अनुशासन भंग कर रहा है, तो आप अध्यापक टीचर होने के नाते क्या करेंगे? बालकों की क्या करेंगे? दूसरों से इसकी चर्चा करेंगे, इसके लिए उसे दंड देंगे, उसके माता पिता को बुलाने के लिए उसकी डायरी में नोट लिखेंगे, इसके पीछे कारणों को देखो। हम बार बार कहते हैं जब भी कारण जानने की बात आ जाए तो वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। कारणों को जानने का प्रथम बार प्रयास करेंगे कि वह अनुशासन क्यों भंग कर रहा है। ठीक है, अगले देखो, पहले कारण जानना फिर समाधान करना, ऐसा होता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? प्राथमिक स्तर के बच्चों में शिक्षण करवाना हो तो सर्वोत्तम विधि कौन सी रहेगी? बड़े बच्चों के लिए व्याख्यान विधि, परियोजना विधि भी ठीक नहीं रहेगी, अपने खेल विधि भी और प्रदर्शन विधि है। तो इसमें कौन सी विधि ठीक रहेगी? तो खेल विधि ठीक रहेगी। ये आपको पता है कि खेल विधि किस व्यक्ति ने दी थी? कॉल्डवेल कुक ने दी थी। किसने दी थी? कॉल्डवेल कुक ने दी थी। ठीक है ना, ये लेक्चर विधि है, प्रदर्शन है, ये प्रायोजना विधि किलपैट्रिक।
ये परियोजना विधि नहीं, प्रायोजना विधि है, प्रायोजना विधि। ठीक है, प्रायोजना विधि किलपैट्रिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए एक व्यक्ति में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? प्रभावी अध्यापक बनना है, शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, दृढ़ अनुशासन होना चाहिए, शिक्षण अभिक्षमता और संप्रेषण कौशल होना चाहिए, मानवीय मूल्य और संतुलित व्यक्तित्व होना चाहिए, संप्रेषण या और अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन सही होगा अपना शिक्षण अभिक्षमता और संप्रेषण कौशल। ओके, देखो अगला प्रश्न है अपना, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार का मूल्यांकन सम्मिलित होता है? रचनात्मक रचनात्मक और निदानात्मक, स्थापन और स्व मूल्यांकन, रचनात्मक और समेकित, निदानात्मक, रचनात्मक और समेकित। तो रचनात्मक, निदानात्मक और समेकित होना चाहिए। ठीक है बच्चों। हाँ, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में प्रभावी संप्रेषण संभव है जब अध्यापक संप्रेषण किस रूप में करे? तो ये आपको सभी को पता है, प्राथमिक छोटे बालकों को पढ़ाने के लिए हमेशा शिक्षा किस रूप में होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए, ताकि बच्चे ज्यादा संप्रेषण, मजबूत संप्रेषण स्थापित हो सके। तो राष्ट्रभाषा नहीं होगी, इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत, और ये संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में सब नहीं। सबसे सटीक उत्तर होगा वो मातृभाषा में होगा। अगला प्रश्न, बालक के अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया योगदान देती है? अधिगम के लिए कौन सी मतलब क्रिया योगदान देती है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा कोई भी कार्य करते हैं तो सीखना ज्यादा कब होता है? जब भी कोई भी कार्य अपन खुद करते हैं तो करके सीखना हो। और आपको पता है, करके सीखने पर बल देता है एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है स्किनर महोदय, जिन्होंने प्रयोग किया था और उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि अधिगम के लिए कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है? तो करके सीखने वाली चीज सबसे ज्यादा जोर देती, योगदान देती है। एक बालक का अधिगम निम्नलिखित अधिगम ढांचे में सेटअप से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो विद्यालय में सर्वाधिक प्रभावित होता है, भाई बहनों के साथ प्रभावित होता है, शोर रहित अलग कक्ष में प्रभावित होता है, या अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे और वातावरण में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। देखो अगला प्रश्न है, सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी होनी चाहिए? देखो, विधियों का ज्ञान होना चाहिए, प्रभावी नेतृत्व होना चाहिए, विषय का ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक संवेदनशीलता होना चाहिए। तो सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की महत्वपूर्ण जो योग्यता होती है वो होता है विषय का क्या होना चाहिए? विषय का ज्ञान होना चाहिए। प्रभातम, इसी प्रकार आप प्रभातम से जुड़े रहिए। प्रभातम क्लासेज आपको नए नए प्रकार के बैच निकालता है। अभी बीएसटीसी और पीटीटी के बैच संपन्न होने को है, और साथ ही साथ फिर सीईटी का बैच भी प्रारंभ किया जाएगा। इसलिए आप प्रभातम के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, आपको समय समय पर इस प्रकार के प्रश्न मिलते रहेंगे। यदि एक अध्यापक अपने कार्य को नकारता है और कक्षा शिक्षण से बचता है, इसका कारण क्या है? नैतिक मूल्यों का अभाव है, शिक्षण अभिक्षमता का अभाव है, कार्य करने की क्षमता का अभाव है, व्यवसायिक नैतिकता का अभाव है। इसके लिए अपने होगा शिक्षण अभिक्षमता का, उसके अंदर अभिरुचि है ही नहीं, इसलिए वो क्या कर रहा है? कार्य को नकार रहा है, शिक्षण से बच रहा है। अभिक्षमता का क्या है? उसमें अभाव है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठपोषक आवश्यक है। देखो, कभी भी टीचिंग करवाई जाती है, शिक्षण करवाया जाता है, तो उस समय पृष्ठपोषक किसको चाहिए? पृष्ठपोषण किसको चाहिए? स्टूडेंट्स को चाहिए। पृष्ठपोषण किसको चाहिए? स्टूडेंट को चाहिए या विद्यार्थियों का अध्यापक को चाहिए? तो विद्यार्थी हमेशा पृष्ठपोषण देते हैं, चाहिए किसको? अध्यापक को चाहिए, इसलिए पृष्ठपोषण अध्यापक के लिए होता है। अगले देखो, एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। कभी भी समस्याओं का समाधान हेतु, विद्यार्थियों पर नियंत्रण हेतु, योजना क्रियान्वयन हेतु,
या शिक्षण को गति देने हेतु, तो शिक्षण को गति देने हेतु उस नेतृत्व क्षमता किसके अंदर होनी चाहिए? अपने अध्यापक के अंदर होनी चाहिए। सभी स्टूडेंट जितने भी जुड़े हैं उनका प्रभातम के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आपका प्यार और स्नेह सदा बना रहे। एक नेता में, अगला प्रश्न है, एक नेता में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए? बुद्धि की श्रेष्ठता होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, अपने आत्मविश्वास और साहस होना चाहिए, इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता होनी चाहिए। बुद्धि की श्रेष्ठता होनी चाहिए, ठीक है, लचीलापन ठीक नहीं रहता है, आत्मविश्वास होना चाहिए, साहस भी होना चाहिए, लेकिन कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए? तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए और निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न। अगला देखो, हमने आपके लिए उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये सभी प्रश्न बहुत फायदेमंद साबित होंगे और हमने इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया है ताकि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिले। तो इसलिए आप प्रभातम से अधिक जुड़े रहें, अधिक समय तक। एक अच्छे नेता में निम्नलिखित से कौन सी योग्यता होगी? दल का गठन और उद्देश्यों की प्राप्ति करना, व्यक्तियों का सहयोग करना, दूसरों को अभिप्रेरित करना और कार्य के लिए आदेश देना। तो उसका एक अच्छे नेता का निम्नलिखित मुख्य योग्यता होती है दल का गठन करना और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना, बरोबर। आगे देखो, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य है, एक लीडर का काम कौन सा है? कार्य की पहल करना, व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन करना, निर्देशन करना, संगठन को एक करना और निर्णय लेना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि संगठन को एक बनाए रखे नेता और दूसरा वो निर्णय ले सके, ऐसा काम एक नेता को करना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है संप्रेषण। संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? संप्रेषण आप कर रहे हैं तो स्वीकार्यता होनी चाहिए, स्पष्ट विचार होने चाहिए, उपयुक्त माध्यम होना चाहिए या भाषा जटिल होनी चाहिए। संप्रेषण में जटिल भाषा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। स्पष्ट विचार ठीक है, स्वीकार्यता ठीक है, लेकिन उपयुक्त कोई न कोई माध्यम होना चाहिए जिसके माध्यम से आप क्या स्थापित कर सको? संप्रेषण स्थापित कर सको। इसलिए आपके क्या होना चाहिए? अपने क्या होना चाहिए? उपयुक्त माध्यम होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक विद्यालय में प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है तो छुट्टियों के बारे में सूचित करना। एक विद्यालय में जो प्रभावी संप्रेषण हो रहा है उस प्रभावी संप्रेषण का क्या कारण होता है, उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य होता है छुट्टियों के बारे में सूचित करना। क्या होता है? विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित सुधार करना, विद्यालय में सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना या सूचना और आदेश देना। इसके लिए सही उत्तर होगा अपने विद्यालय में सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना। अगले प्रश्न के लिए संप्रेषण का अर्थ है, देखो, अनुभव साझा करना, ज्ञान का संप्रत्य बनाना, ज्ञान का संरक्षण करना, परंपराओं, विचारों और भावनाओं की साझेदारी करना। ये हुए ना बात, परंपराओं, विचारों, भावनाओं आदि की साझेदारी करना, अपने परंपराओं को, विचारों को, भावनाओं को एक दूसरे तक साझेदारी के रूप में काम। संप्रेषण होना चाहिए, शिक्षण अधिगम हाव भाव सहित होना चाहिए, शिक्षण स्पष्टता सहित होना चाहिए, शिक्षण अधिगम द्विमार्गीय होना चाहिए, शिक्षण अधिगम एक मार्गीय होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना है जो संप्रेषण होता है वो द्विमार्गी होता है। कैसा होता है? द्विमार्गी होता है। एक होता है ग्रहण करने वाला ग्राही और एक होता है वक्ता, ठीक है ना, यूं कह दें तो संप्रेषण द्विमार्गी होता है। चलो अगली बात करते हैं, अगले प्रश्न की। प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण उपकरण अधिक योगदान करता है? देखो, प्राथमिक कक्षा में यदि आपको छोटे बालकों को पढ़ाना है तो और प्रभावी अधिगम करवाना है तो आप कौन से उपकरण का प्रयोग करेंगे? दृश्य का, सर्वे का, सांकेतिक का या कार्यपरक का? तो कार्यपरक स्रोत का सबसे ज्यादा अपन छोटी कक्षाओं में प्रयोग करेंगे, बरोबर। आगे देखो, प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता है। प्रभावी संप्रेषण ये संवेदी सक्रियता पर निर्भर करती है, यह बोलने का एक कौशल है। प्रभावी संप्रेषण ये विकास का एक साधन नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा?
तो संप्रेषण कैसी मार्गी प्रक्रिया है? अपन ने पहले चर्चा की, संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर कक्षा अनुशासन के प्रबंध हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण, अब देखो प्राथमिक स्तर कक्षा अनुशासन से संबंधित है, तो इसके लिए अपने होगा जैसे अशाब्दिक होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, हाव भाव सहित मौखिक होना चाहिए, हाव भाव से रहित शाब्दिक होना चाहिए। तो अपने हाव भाव सहित मौखिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाव भाव होने चाहिए, साथ में मौखिक भी होना चाहिए। अपन कहेंगे बच्चा निज बैठ, तो हमने मौखिक शाब्दिक मौखिक का भी प्रयोग किया है और साथ साथ हाव भाव भी दिखाया है। तो इस प्रकार से तो तभी वो संप्रेषण प्रभावी होगा। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत। संप्रेषण का मुख्य 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 सिद्धांत है वो कौन सा है? प्रतिकूलता है, स्पष्टता है, उपयुक्तता है या लचीलापन है? तो संप्रेषण हमेशा कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य बाधक है? इन प्रश्नों को आप सभी स्टूडेंट पढ़ लेवे, और ताकि उम्मीद करते हैं कि आपका अधिक से अधिक ये फायदा पहुंचाने का काम करे। संप्रेषण का कौन सा मुख्य बाधक है? विभिन्न स्तरों पर संप्रेषण, समान वैचारिक पृष्ठभूमि, जटिल समूह संगठन बनाना, अस्पष्ट अनुपयुक्त भाषा, ये हमारी संप्रेषण का क्या है? बाधक है। अस्पष्ट और अनुपयुक्त भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे संप्रेषण स्थापित नहीं हो पाता है। एक अध्यापक की सर्वाधिक अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता होती है उन्नत दृष्टि को, एक तंत्रीय दृष्टिकोण को, व्यावसायिक प्रशिक्षण को, अपने व्यवहार के लिए प्रेम। किसकी बात कर रहा है? व्यावसायिक योग्यता की बात कर रहा है। तो इसका मतलब अपने अपने व्यवसाय के लिए प्रेम होना चाहिए। व्यवसाय, ठीक है ना, अपने व्यवसाय के लिए प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, अनिवार्य ये शर्त है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित है। छोटे कक्षाओं का टीचर है, उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए? विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माता होता है, समाज की रीढ़ है, समाज सेवक है, साक्षर व्यक्ति है। तो सब विद्यार्थियों के भविष्य का वो क्या होता है? निर्माता होता है। अगला प्रश्न, एक अध्यापक की मुख्य शैक्षिक योग्यता कौन सी है? एक अध्यापक की मुख्य शैक्षिक योग्यता होती है विषय पर अधिकार। क्या होती है? विषय पर उस अध्यापक का क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगले प्रश्न के जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, सर नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, कैसे हो? आगे देखो बेटा, एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है। एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण कौन सा है? तो विद्यार्थियों से प्रेम है, शारीरिक एवं मानसिक स्वच्छता है, उच्च नैतिक चरित्र है या आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। यानी आलोचनात्मक दृष्टिकोण एक व्यक्तित्व का अच्छा गुण नहीं है, तो उच्च नैतिक चरित्र होना चाहिए एक अध्यापक का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? विद्यालय का बजट बनाना, शिक्षण अधिगम, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देना, संस्थागत कार्य भी करना चाहिए, शिक्षण अधिगम भी करवाना चाहिए। विद्यालय के बजट यदि बनाना हो तो ये तो इसका काम तो वैसे नहीं कह सकते, लेकिन विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना काम इसका एक शिक्षक का मुख्य कार्य है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर अध्यापक विद्यार्थी संबंध होनी चाहिए। अधिगमकर्ता को समझने में अध्यापक को रुचि लेनी चाहिए, सहानुभूति पूर्ण और स्नेहपूर्ण होना चाहिए, संकीर्ण विशिष्टीकरण होना चाहिए या मानवीय और मित्रतापूर्ण होना चाहिए। तो एक प्राथमिक स्तर पर अध्यापक विद्यार्थी संबंध कैसे होने चाहिए? स्नेहपूर्ण होने चाहिए और सहानुभूति पूर्ण होने चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर कक्षा अध्यापक प्रणाली विषय अध्यापक प्रणाली से अधिक उपयुक्त है। कैसी? कक्षा अध्यापक प्रणाली किससे उपयुक्त है? विषय अध्यापक प्रणाली से अधिक उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि इसके लिए विभिन्न विषयों का सहसंबंध संभव है या न्याय संगत गृह कार्य संभव है, अधिक अध्यापक विद्यार्थी संपर्क संभव होता है इसलिए ये अनिवार्य उपयुक्त है, या विषय ज्ञान को विशिष्टीकरण संभव है इसलिए। तो
एक अधिक अध्यापक विद्यार्थी संपर्क संभव होता है, इसीलिए ये कक्षा अध्यापक प्रणाली सबसे उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रजातांत्रिक नेतृत्व में एक नेता के निर्णय निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो नेता के स्थायीकरण पर निर्भर करता है, समूह के सदस्यों के अनुसार लचीलेपन पर निर्भर करता है, समूह के सदस्यों के सहयोग पर निर्भर करता है, या समूह के सदस्यों की सलाह पर निर्भर करता है? तो समूह के सदस्यों के सहयोग पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सतत CCE यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के व्यापक शब्द का अर्थ है कैसी गतिविधियां, शैक्षिक और शैक्षिक क्रियाएं, बालक के विकास के विभिन्न पक्षों से संबंधित, यानी व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। तो इसमें व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? इसमें छात्रों के विषयों की ग्रेड प्रणाली निहित है या असंज्ञानात्मक क्षेत्र निहित है? तो इसमें क्या होगा, विभिन्न पक्ष निहित होते हैं बालक के विकास में, उसे अपन कहते हैं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है ना। मूल्यांकन शब्द एक प्रक्रिया है, मूल्यांकन शब्द एक प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके द्वारा अध्यापक क्या करता है, विद्यार्थियों के बारे में सूचना इकट्ठी करता है, कक्षा के विद्यार्थियों का वर्गीकरण करता है, व्यवहार परिवर्तन के प्रमाण इकट्ठा करके निर्णय लेता है, या विद्यार्थियों की प्रगति को व्यवस्थित करता है। तो विद्यार्थियों की प्रगति हुई या नहीं हुई, मूल्यांकन इस शब्द की प्रक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, प्रगति हुई नहीं हुई, प्रगति हुई या नहीं, इस बात को दर्शाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी जुड़े हैं बच्चे, उन सभी का प्रभातम की YouTube चैनल पर स्वागत। सतत व्यापक मूल्यांकन निरंतर पृष्ठ पोषण प्रदान करता है, किसके लिए? अध्यापक और माता पिता के लिए, बालक अध्यापक के लिए, बालक अध्यापक और माता पिता के लिए, या किसके लिए? तंत्र के लिए। किसके लिए पृष्ठ पोषण प्रदान करता है? तो तंत्र के लिए प्रदान करता है। ठीक है, चलो, किसके लिए प्रदान करता है? तंत्र के लिए। अगला प्रश्न, वार्षिक परीक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयास की आवश्यकता है, किसमें वार्षिक परीक्षा प्रणाली हो रही है उसमें सुधार के प्रयास की आवश्यकता किसमें? मूल्यांकन प्रक्रिया में, समय सारणी में, नियमित लिखित और प्रायोगिक कार्यों में है, या रिपोर्ट कार्ड में है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया में अपने को क्या है, प्रयास, सुधार के प्रयास की आवश्यकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीसी के काफी प्रश्न आ गए हैं। सीसी यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अधिगमकर्ता में निम्नलिखित में से कौन सी आदत का विकास करता है? सतत अध्ययन का, स्वयं अध्ययन का, व्यक्तिगत अध्ययन का, या निरंतर एवं स्वयं अध्ययन का? तो निरंतर एवं स्वयं अध्ययन का क्या करता है? विकास करता है, इस आदत का विकास करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूल्यांकन का नजदीकी संबंध है, मूल्यांकन का नजदीकी संबंध क्या है? अधिगम के उद्देश्यों से है, अधिगम अनुभवों से है, अनुभव उद्देश्यों और अनुभव दोनों से है। देखो, कभी भी अपने को ध्यान रखना है, अपने को क्या ध्यान रखना है? अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि अधिगम के अनुभव और उद्देश्य, देखो दोनों ऑप्शन यहाँ है, ये दोनों यहाँ आए हैं। तो मूल्यांकन का नजदीकी संबंध किससे? अनुभवों से भी है और उद्देश्यों से भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रकृति दिखाई देती है, अधिगम की प्रकृति किसमें? प्रक्रिया में, उत्पाद में, प्रक्रिया उत्पाद दोनों में, रटने में? तो इसके लिए अपने को ध्यान रखना है, उत्पाद में भी है, प्रक्रिया में भी है, इसलिए ये ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की, अधिगम की प्रकृति में ध्यान रखना, प्रक्रिया उत्पाद दोनों में। अगला प्रश्न है, बालक में सामाजिक संवेदनशीलता के विकास का आधारभूत अभिकरण है, आधारभूत अभिकरण कौन है? पुस्तकें हैं, परिवार है, समाज है, या विद्यालय है? तो अपने को ध्यान रखना है, बालक के सामाजिक संवेदनशीलता में विकास का आधारभूत अभिकरण है, वो है परिवार। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सृजनशील व्यक्ति, अपन ने पहले एक क्लास में पढ़ा था, सृजनशील बालक होता है वो उसमें अपसारी चिंतन पाया जाता है। तो सृजनशील व्यक्ति निम्नलिखित में कौन सा गुण रखते हैं? सृजनशील बालक क्या करता है? निर्णय में स्वतंत्र होता है, जिज्ञासु होता है, विचारों पर दृढ़ होता है, निडर और साहसी होता है। तो इसमें क्या होगा? हमेशा वो जिज्ञासु होता है सृजनशील बालक, कि वो नई नई चीजों का ज्ञान प्राप्त करे।
सृजनशीलता को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषय की प्रकृति उपयुक्त है? सृजनशीलता को दर्शाने के लिए निम्नलिखित कौन सी विषय की प्रकृति उपयुक्त है? इतिहास, चित्रकला और कला, विज्ञान, साहित्य। तो कला और विज्ञान, कला और साहित्य, सॉरी माफ करना, चित्रकला और कला, ये दोनों क्या है, विषय प्रकृति के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी किस क्रिया का द्वारा सृजनात्मकता विकास करता है? यानी अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में निम्नलिखित कौन सी क्रिया करे जिससे सृजनात्मकता का विकास हो सके? मस्तिष्क उद्दोलन द्वारा, अभिव्यक्ति का अवसर देकर, अभ्यास द्वारा दोहरान करवाकर, या स्वतः क्रिया द्वारा? तो स्वतः क्रिया द्वारा ये सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है, इसलिए अपने ऑप्शन नंबर सही होगा, चौथा ऑप्शन स्वतः क्रिया द्वारा सही होगा। बराबर। आगे एक मिनट, कौन सी क्रिया द्वारा? स्वतः क्रिया द्वारा, अपना ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु के संपत्तिकरण हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सामग्री और अनुभवों का उपयोग करना चाहिए। किसके लिए? सांकेतिक सामग्री के लिए, अमूर्त सामग्री के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव के लिए, मूर्त सामग्री के लिए। तो सांकेतिक सामग्री के लिए क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना ये अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का। बालकों में सामाजिक संवेदनशीलता को पैदा करने की निम्नलिखित में से सर्वोत्तम विधि कौन सी है? इसमें सामाजिक संवेदनशीलता पैदा करनी है बालकों में, तो व्याख्यान विधि, पुस्तकों और साहित्य, चित्र और नाटक, घर और समाज के वास्तविक जीवन के उदाहरण देना, ये ही सबसे उपयुक्त है। कि आप यदि सामाजिक संवेदनशीलता पैदा करना चाहते हैं तो घर और समाज के वास्तविक जीवन के उदाहरण देने पड़ेंगे। ठीक है ना, जिससे सामाजिक संवेदनशीलता का विकास हो सके। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे, इसलिए आपके लिए प्रभातम क्लासेज बहुत सारी ये क्लासें लेकर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।